नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत शिक्षा की आधुनिक धारणा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स या परीक्षा एग्जामिनेशन का अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे का अध्ययन हम करते हैं। शिक्षा के साधन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। प्राचीन धारणा के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल स्कूल पर ही समझा जाता था, परंतु आधुनिक धारणा या मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार यह उत्तरदायित्व स्कूल के साथ साथ परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य आदि सभी अनौपचारिक साधन, इनफॉर्मल एजेंसीज पर समझा जाता है। अतः हम इस बात पर बल दे सकते हैं कि सभी अनौपचारिक साधनों को स्कूल रूपी औपचारिक साधन या फॉर्मल एजेंसीज के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। अगला है शिक्षक या टीचर। एशियंट कंसेप्ट के अनुसार या प्राचीन धारणा के अनुसार शिक्षक प्रधान या टीचर सेंटर्ड थी। अतः शिक्षक का स्थान एक निर्देशक अथवा तानाशाह की भांति समझा जाता था। आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक, फिलोसफर या पथ प्रदर्शक समझा जाता था। उससे यह आशा की जाती थी कि वह बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण या सिंपैथी अथवा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके उनमें सामाजिक रुचियों, सोशल इंटरेस्ट, आदतों और दृष्टिकोणों का विकास करें। अगला है बालक या चाइल्ड। प्राचीन धारणा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता के रूप में एक ही आसन से बैठकर शिक्षक के अनुदेशन को सुनने की आदत डाली जाती थी। आधुनिक धारणा या मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। अतः इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहकर पाठ के विकास में इंटरेस्ट या रुचि ले और शिक्षक और बालकों के बीच अधिक से अधिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, जिससे प्रत्येक बालक का अधिक से अधिक विकास हो सके। अब बात करते हैं स्कूल। प्राचीन धारणा के अनुसार स्कूल को ऐसी दुकान समझा जाता था जहां पर ज्ञान के विक्रेता बालकों को डंडे के भय से विभिन्न विषयों को रटाते थे, भले ही रटा हुआ ज्ञान उनके भावी जीवन में काम आए अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में प्राचीन धारणा के अनुसार या एशियंट कंसेप्ट के अनुसार इस बात को आवश्यक नहीं समझा जाता था कि शिक्षा में लगाई गई पूंजी अथवा इनपुट के अनुपात से उत्पादन अथवा आउटपुट भी हो सके। आधुनिक धारणा के अनुसार स्कूल को समाज का लघु रूप, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी माना जाता है। साथ ही शिक्षा को एक उद्योग अथवा शिक्षक को एक शिक्षा रूपी उद्योग का व्यवस्थापक समझा जाता है, जो बालकों के लिए सीखने की व्यवस्था करता है और यह देखता है कि बालकों में लगाई गई पूंजी अथवा इनपुट के अनुपात में प्रक्रिया, प्रोसेस द्वारा योग्यता या प्रदा या आउटपुट बढ़ी या नहीं।
अब बात करते हैं शिक्षा एक अनुशासन के रूप में, एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। प्राचीन धारणा के अनुसार शिक्षा को एक क्रिया या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षा को एक प्रक्रिया या प्रोसेस माना जाता है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त दूसरे विषयों की भांति स्वतंत्र अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय अथवा अनुशासन डिसिप्लिन माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जो अन्य विषयों की भांति शिक्षा में भी वे सभी विशेषताएं हैं जो प्रत्येक विषय अथवा अनुशासन या डिसिप्लिन में होती हैं। वे विशेषताएं हैं निजी पाठ्यवस्तु। एजुकेशन में भी अपनी निजी पाठ्यवस्तु है। इससे पहले यह एक फिलॉसफी के अंतर्गत ही हम शिक्षा को अध्ययन करते थे। दूसरा है पाठ्यवस्तु की क्रिया से संबंध। शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में मानने के लिए या एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन के रूप में मानने के लिए जो इसकी विषय वस्तु या कंटेंट है उसका क्रिया से संबंध होना चाहिए। जो एजुकेशन की पाठ्यवस्तु का क्रिया से संबंध भली भांति दिखता है। निजी विधियां। शिक्षा एक अनुशासन के रूप में होने के लिए विषय की अपनी निजी विधियां होनी चाहिए, जो कि एजुकेशन में अपनी जो टेक्निक्स हैं वो सेल्फ हैं, निजी हैं। अगला है शोध की निजी विधियां। जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च को करने के लिए शिक्षा एक अनुशासन के रूप में एक अलग विषय के रूप में माना जाता है, तो उसकी अपनी निजी विधियां हैं जिससे नए नए शोध कार्यों को किया जा सकता है। चिंतन क्षेत्र और अंतिम आता है पृथक संकाय। शिक्षा एक अनुशासन के रूप में एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, उसका अपना अलग संकाय या डिपार्टमेंट होना चाहिए और एजुकेशन में अपना अलग संकाय है। इससे पहले ये दूसरे विषयों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते थे, लेकिन आज एजुकेशन अपने आप में एक स्वतंत्र या अपना अनुशासन के रूप में एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।